बटन बस दबा दो, चालू हो जाएगा। हो गया, बस मैं एडिट कर लूँगा उसको। अब हेडिंग डालोगे आज मानसून, ठीक है। अब इस मानसून में ना सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, ठीक। तो मानसून का जो एक मतलब बोल सकते हैं कि बेसिक अप्रोच क्या है उसको समझना, ठीक है। तो 4 चीज़ों को पढ़ना है इसमें, 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। मानसून को सबसे पहले तो मानसून की भूमिका जानना है कि मानसून है क्या, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, नोट करते चलो ना, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, अरे उसको छोड़ो, वो होते रहेगा, ठीक है। आप लोग बोर्ड देखो हम, ठीक है। यहाँ तक कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके बाद ये देखना है कि जो मानसून है, ठीक है, मानसून और अल नीनो का क्या है संबंध, ठीक है। इसके अलावा मानसून का क्या प्रभाव है इसको पढ़ते हैं, ठीक। और लास्ट में एक टॉपिक और पढ़ते हैं, लास्ट इसका निष्कर्ष देख लेंगे आगे कि आलोचना ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक अभी तक आया नहीं, और आया करा तो लगभग 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनना चाहिए मेंस में, है ना। प्री का भी हो जाएगा आपका इसी से, और मेंस दोनों का लगभग हो जाना चाहिए इसी से, इसी वीडियो से हो जाएगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले डेफिनेशन पूछता है कि मानसून है क्या, तो यहाँ नोट करोगे इसको, मानसून क्या है, ठीक है। मानसून क्या है, तो मानसून क्या है तो बताना है कि मानसून एक प्रकार का, ठीक। मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। मतलब लेकिन इसको अपन डेफिनेशन लिखना है, है ना, मानसून के बारे में। तो इसमें लिखना है कि मानसून एक प्रकार का आवृत्ति पवन है। कैसा पवन है, मानसून एक प्रकार का आवृत्ति पवन है। इस टर्म्स को ध्यान देना, ठीक है, आवृत्ति, ठीक। आवृत्ति का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव होता है अंग्रेजी में। तो इसका मतलब ये होता है कि, है ना, कहने का मतलब है कि मानसून एक प्रकार का क्या है, आवृत्ति पवन है। और आवृत्ति पवन वे पवन होती हैं जिनकी दिशा में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के अनुसार होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन बनेगा, ठीक। मानसून एक प्रकार का कैसा है, तो आपको याद रखना है कि ये आवृत्ति पवन है, ठीक। और आवृत्ति पवनें वे पवनें होती हैं, आवृत्ति पवन वे पवन होती हैं, ठीक है, जिनकी दिशा में परिवर्तन, नोट भी करते चलोगे ना, जिनकी दिशा में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के अनुसार होता है, ऋतु परिवर्तन के अनुसार होता है, ठीक। ये लिखोगे, मतलब ऋतु परिवर्तन के अनुसार मत लिखो, अनुरूप होता है लिखो, ऋतु परिवर्तन के अनुरूप होता है, ठीक। समझ गए ना। प्रोग्रेसिव का मतलब, आवृत्ति का मतलब यह है कि समय के अनुसार अपने आप को खुद क्या कर ले, वो चेंज कर ले। समझ में आ रहा है, शीत ऋतु में अलग हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में अलग हो जाएगा, समझ रहे हो। तो समय के साथ खुद को चेंज करे, वही क्या है, आवृत्ति है, वही प्रोग्रेसिव है। समझ में आ रहा है। तो यह है कि मानसून एक प्रकार का आवृत्ति पवन है, ठीक। मतलब आवृत्ति पवन वे पवनें होती हैं जिनकी दिशा में परिवर्तन किस रूप में होगा, ऋतु परिवर्तन के अनुरूप होगा। शीत ऋतु में अलग हो जाएगा और ग्रीष्म ऋतु में अलग हो जाएगा। तो मानसून ये लिखोगे, 2 नंबर का डेफिनेशन आता है, तो है ना। और बढ़ाना है तो आप लिख सकते हो कि मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक। हाँ, अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, अरबी भाषा के, है ना, मौसम शब्द से लिया गया है, शब्द से लिया गया है। ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये परफेक्ट डेफिनेशन है, आप इसको याद रखोगे, ठीक है। पहले जो होता था ना, पुराने जो व्यापारिक मार्ग व्यापार करने आते थे, ठीक है, दूसरे यूरोप कंट्री से, तो वो लोग इसी, ठीक है, समझ रहे हो ना, हवाओं के माध्यम से जहाज को लेके आते थे। तो उधर अरबी जो यात्री थे उधर से आया, तो इसलिए वहाँ से आया ये कंसेप्ट। तो ये अपने को लिखना है ना, ऊपरी में पढ़ना है अपने को, केवल यहाँ पे ध्यान देना है कि मानसून जो है क्या है, एक आवृत्ति पवन है। आवृत्ति पवन वे पवन होती है जिनकी दिशा में परिवर्तन, है ना, कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, ठीक, क्या था। अब ये मानसूनी जो पवनें होती है ये कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है ना।
बेसिक चीज़ों को समझोगे जब जाके आपसे ये क्वेश्चन लिखाएंगे इसका, तो कहाँ कहाँ पे होगी मानसूनी पवनें ये देखो। ठीक, तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि जो मानसूनी पवनें हैं, एक तो आपका सबसे पहले दक्षिण पूर्व यूएसए में, यूएसए देखिए हो ना, ठीक है, दक्षिण पूर्व यूएसए में, ठीक, यहाँ पे मिलेगी मानसून पवनें। दूसरा पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, इसी पूर्वी अफ्रीका में उस दिन बता रहा था ना, आप ही लोग को बताया था भैंस घाटी जो बनी, वही पूर्वी अफ्रीका। और आप नीचे आओगे ना अफ्रीका महाद्वीप के, तो आपको मेडागास्कर दिखेगा, सुने हो नाम मेडागास्कर, तो मेडागास्कर द्वीप समूह है वहीं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो पश्चिमी अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका देखे हो, सहारा मरुस्थल, तो वहीं पे एक देश है गिनी, है ना, तो गिनी के तट पे भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ना कैरिबियन, ठीक है, इसके बाद जो है कैरिबियन द्वीप समूह, है ना, कैरेबियाई द्वीप समूह। अब जो कैरेबियाई द्वीप समूह है ये कहाँ पे बताया था मैं आप लोगों को, कहाँ बताया था कैरेबियाई द्वीप समूह, पढ़ाया था ना। अरे कैरेबियाई देश किसको बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। अरे यहाँ पे देखियो ना, ये नॉर्थ अमेरिका था, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी ऐसा था, यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप समूह है, जहाँ पे बारमूडा ट्रायंगल है, ठीक है, तो वहीं पे ये वेस्ट इंडीज छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, ठीक। तो ये वहाँ पे यहीं पे कैरेबियन सागर है और इसी द्वीपों को बोलते हैं कैरेबियाई द्वीप, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी, ये यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ तक कहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे मानसूनी पवनें मिलती हैं, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इस मिटा रहा हूँ ना, ये रफ कर दूँ, ठीक है, आप लिख लो, आपको समझने के लिए लिखना है, तो बाकी नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मैं केवल समझा रहा हूँ कंसेप्ट इसका कहाँ से आया, ठीक है। याद रहेगा दक्षिण पूर्व यूएसए में, पूर्वी अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूह, और क्या बताया मैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन इस मानसून का, मिटा दूँ, लेकिन इस मानसून का जो आदर्श प्रभाव है ना, ठीक, ये मानसूनी पवनें समझ में आए कहाँ पे, मैं इसलिए अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सब प्री में गलती ना हो, ठीक। लेकिन इन मानसूनी पवनों का आदर्श प्रभाव, मानसूनी पवनों का आदर्श प्रभाव, ठीक है, उष्णकटिबंधी, समझ गए ना, उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ तक है, उष्णकटिबंधी महाद्वीपों के, ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग, ये समझ में आया। जैसे ये अपना पृथ्वी, ये 0 और ये 30, ये 30 है, 0 0 0 से 30 तक क्या है, उष्णकटिबंधी क्षेत्र है ना, ट्रॉपिकल बताया था ना, ट्रॉपिकल जोन। तो ये जहाँ पे भी जो भी महाद्वीप होगा, ठीक है, जैसे ये भारत है ना, तो क्या लिखा है, उष्णकटिबंधी महाद्वीपों के पूर्वी भाग, मतलब जो भी होगा ना उसका पूर्वी भाग, क्लियर है। तथा दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया मतलब क्या बोल सकते, एशिया के दक्षिणी भाग लिखो, एशिया के दक्षिणी भाग, ठीक है, एशिया का क्या हो गया, दक्षिणी भाग। इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, दक्षिणी एशिया बोल सकता हूँ ना, ठीक है। इसी दक्षिणी एशिया के केंद्र में कौन है, कौन है, भारत है कि नहीं है। इसी दक्षिणी एशिया के केंद्र में कौन है, भारतीय महाद्वीप स्थित है, ठीक है। इसी दक्षिणी एशिया के केंद्र में कौन है, भारतीय महाद्वीप स्थित है। भारतीय महाद्वीप कहने का मतलब केवल भारत नहीं, बल्कि भारत के साथ अन्य द्वीपों को, है ना, दक्षिण एशिया वाले क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं, समझ में आ रहा है। तो भारतीय महाद्वीप है, ठीक, इसी में भारत क्या हो जाएगा, इसी के केंद्र में कौन होगा, इसी के केंद्र में भारत, है ना। तो अब यहाँ से भारत के मानसून के बारे में अपने को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं आ रहा, यहाँ तक नहीं आ रहा, हो गया, यहाँ से स्लो को। अब आगे इसका देखना है भारत के संदर्भ में, ठीक। अब इसमें अपने को
ठीक, एक और बेसिक कंसेप्ट बचा है जिसको मैं बता रहा हूँ ना, ये हो गया यहाँ तक, ये पूरा मिटा दूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि भारत में जो ये पवने हैं किधर किधर, आजकल स्टेटमेंट वाला बहुत कठिन क्वेश्चन आता है ना ज्योग्राफी का, ठीक है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट हो जाए, मानसून आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद एक कंसेप्ट और यूज होता है, वायुमंडलीय परिसंचरण। हाँ क्या बोले, ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसको नोट करोगे ना, वायुमंडलीय परिसंचरण 2 नंबर का आपका मेंस में भी आ सकता है, समझ में आ रहा है, तो लिखने के लिए लिख लोगे ना, एटमॉस्फेरिक क्या बोला मैं, सर्कुलेशन एसी, ठीक है। ये क्या होता है कि हवाओं का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह, ठीक, हवाओं का क्षैतिज और क्या है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह, मतलब हॉरिजॉन्टल और क्या लेंगे, वर्टिकल, ठीक है, क्लियर है। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होगा, दूसरे स्थान में स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसमें उष्मा का क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा। तो उष्मा स्थानांतरण होने से क्या होगा, इसमें उष्मा स्थानांतरण होने से, ठीक है ना, उष्मा स्थानांतरण होने से क्या होगा, ठीक, उष्मा स्थानांतरण होने से अक्षांशी तापीय संतुलन, अक्षांशीय तापीय संतुलन के साथ साथ, अक्षांशीय तापीय संतुलन के साथ साथ मौसम में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये याद रखना है कि हवाओं का क्षैतिज और क्या होगा, ऊर्ध्वाधर प्रवाह होगा, और उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होगा, स्थानांतरण होगा, और उष्मा का स्थानांतरण होने से अक्षांशीय तापीय संतुलन के साथ साथ क्या होगा, मौसम में भी क्या होगा, ठीक, मौसम परिवर्तन भी होगा। क्लियर यहाँ तक, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कोई अक्षांश है, वहाँ पे सूर्य का जो टेम्परेचर है, ठीक, जितना तापमान होगा हवाओं के द्वारा भी उतना ही तापमान वहाँ पे जाए, ठीक, तो यही वाली क्या हो जाएगी कंडीशन, तापीय संतुलन कहलाएगी। समझ में ना, सूर्य से जो टेम्परेचर हो रहा था वो, और हवाओं के द्वारा भी जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर, तो वो पूरा संतुलन मतलब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए उष्मा का एक स्थान से क्या होता है, दूसरे स्थान में, देखियो ना, पानी की टंकी की भरते हैं तो जब तक दोनों बैलेंस नहीं हो जाता, जब तक चलता रहता है ना, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पूरा संतुलन हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा अक्षांशीय स्थिति, समझ में आ रहा है, उसी को बोलेंगे। अब ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, ऊर्जा का हो रहा है ना, ऊर्जा मतलब उष्मा का ही मान लो, तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, ठीक, ये 2 नंबर का आ सकता है ना, इसको नोट करके चलना, वायुमंडलीय परिसंचरण, ठीक है, एटमॉस्फेरिक क्या बोला, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, ये आ सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो व्यापारिक पवनों के द्वारा होगा, व्यापारिक पवनों के द्वारा भी हो सकता है। व्यापारिक पवन समझते हो, व्यापारिक पवन ये होती है जो यहाँ चलती है, ठीक है, ये हाई प्रेशर होता है, ये हाई प्रेशर, ठीक है, और ये लो प्रेशर। हमारे हमेशा उच्च वायु दाब से कैसे चलती है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चलती है उसको बोलते हैं व्यापारिक पवन, बेसिक यही है, ठीक है। तो व्यापारिक पवनों के द्वारा हो सकती है। उसके ऊपर वाले जो कटिबंध में चलती है उसको बोलते हैं पछुआ पवन। पछुआ पवनों के माध्यम से भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। ये 0 से 30 है ना, इसके बाद वाले जो उसमें कटिबंध में चलेगी जोन में, वो पछुआ पवन होंगी, ठीक है। इसके अलावा मानसूनी पवनें मानते हैं, मानसूनी पवनों के द्वारा होगा, ठीक। और फिर क्या ले सकते हैं, स्थानीय पवन, ठीक, जेट स्ट्रीम सुने हो ना, ठीक, तो जेट धाराओं के द्वारा भी होगा, जेट धाराओं के द्वारा भी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, और स्थानीय पवनों के द्वारा भी होगा। स्थानीय पवन सुने हो, लू चलता है जो, है ना, उसके द्वारा भी ऊष्मा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। अब इसमें से क्या हो गया, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा हो रहा है, कौन सा किस में आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है। अब इसी दुविधा को बचने के लिए जो मौसम वैज्ञानिक थे उन्होंने वायु परिसंचरण को, ठीक है, वायु परिसंचरण को 3 भागों में बांट दिया। कितने भाग में बांटा, ठीक है,
अभी जो 3 भागों में बांटा है ना, वायु परिसंचरण को कितने भागों में बांटे? 3, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो 3 भागों में इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 भागों, प्री में काम आ सकता है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पूरा नोट करते चलना ना मेरे साथ साथ, आप लोग को लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी बाद में, है ना, ठीक। तो इसी में देखो प्राथमिक में शामिल करते हैं भूमंडलीय पवन। ये भूमंडलीय पवन वही कौन सी पवन है? ये व्यापारिक पवन, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसको शामिल करेंगे। और क्या शामिल होता है इसमें? तो जेट स्ट्रीम इसमें शामिल होता है। यहां से क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे पूछेगा कि वायु परिसंचरण के प्राथमिक में किसको शामिल करते हैं, ठीक। फिर द्वितीयक में शामिल करते हैं चक्रवात को, सुनियो नाम, ठीक। और दूसरे नंबर पे शामिल होता है प्रति चक्रवात। फिर तीसरे नंबर पे शामिल क्या होता है, ठीक है, मानसून। तीसरे नंबर पे क्या शामिल होता है? मानसून। और चौथे नंबर पे जो तृतीयक वाले में जो शामिल करते हैं उसमें स्थानीय पवनों को शामिल करते हैं। क्या शामिल करें इसमें? स्थानीय पवन। तो ये आपको प्रीलिम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, है ना। हल्के में मत लेना कि इजी पेपर पूछेगा, मेरे को नहीं लगता इजी, जब तक सुनवानी जी जब तक तो मुश्किल है, ठीक है। और बहुत लेवल का पेपर देता है ना, यूपीएससी भी क्रॉस कर दे रहा है। जो इंडिया का जीएस पूछ रहा है वो यूपीएससी से लेवल से भी बराबर है या उससे ऊपर ही है मान लो, क्योंकि वहाँ पे इतना लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं आता, वहाँ करंट अफेयर ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। आप लोग उठा के देखो ना पिछले 2 साल का पेपर प्रीलिम्स में, छत्तीसगढ़ तो ठीक है लेकिन इंडिया का जीएस बहुत बेकार है। तो अब आगे देखते हैं, हो गया यहाँ तक सही आया, समझ में आया। तो अब क्या बचा? मानसून दिखा। अब ये देखो मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें किसमें शामिल हो गई? किसमें शामिल हुआ? द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत रखते हैं, है ना। स्टेटमेंट बना सकता है कि मानसून को कौन से वायुमंडलीय परिसंचरण के अंदर रखते हैं, तो द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ रहा है? क्या लिखोगे इसमें कि द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत रखते हैं जिसके प्रभावाधीन, है ना, जिसके प्रभावाधीन वहां की भौतिक और जैविक घटकों की विशेषता में क्या होगी? वो भी प्रभावित होगी, है ना। जिसके प्रभावाधीन जैविक व भौतिक घटके क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं, ठीक है। इसीलिए मानसूनी पवनों का अध्ययन हमारे लिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है, ठीक है, मतलब अपरिहार्य हो जाता है, ठीक है ना। जरूरी को बोलते हैं ना, अपरिहार्य कारणों से पेपर स्थगित हुआ था, ठीक है, इसलिए अपरिहार्य कारणों से मानसून भी क्या है? पढ़ना है, ठीक है। अब इसी मानसून की संकल्पना के लिए फिर बहुत सारे मतलब नहीं 2 ही सिद्धांत आए, ठीक है, समझ में आ रहा है। मानसूनी पवनों की क्रियाविधि को समझने के लिए, ठीक, विभिन्न प्रकार की संकल्पना आई। इन्हीं प्रति चक्रवात, इन्हीं मानसूनी पवनों की संकल्पना नहीं, पवनों की क्रियाविधि को समझने के लिए, ठीक है, इसी की क्रियाविधि को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की संकल्पना आई, विभिन्न प्रकार की संकल्पना आई, ठीक है। यहाँ तक है ना, क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है ना समझ में? क्या चल रहा है दिमाग में कि है ना, वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है? तो हवाओं का क्षैतिज और क्या है? ऊर्ध्वाधर प्रवाह, ठीक। उष्मा का इसमें क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होगा, और उष्मा स्थानांतरण होने से अक्षांशीय तापीय संतुलन के साथ मौसम में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और ऊर्जा का स्थानांतरण व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनों, मानसूनी पवनों, जेट धाराओं और स्थानीय पवनों के द्वारा होता है। और इस समस्या को सुलझाने के लिए फिर वायु परिसंचरण को क्या किए?
3 भागों में बांटे हैं, और प्राथमिक में भूमंडलीय पवन, जेड स्ट्रीम, द्वितीयक में चक्रवात, प्रति चक्रवात और मानसून, और तृतीयक में क्या रखें, स्थानीय पवन। ठीक, तो यहाँ से एक और चीज़ पता चल गया कि मानसूनी पवनें द्वितीयक वायु परिसंचरण में शामिल होती हैं। ठीक, जिसके प्रभाव से उनमें जैविक और भौतिक घटकों में क्या होगा, वो भी प्रभावित होंगी, है ना। और इसी की क्रियाविधि को समझने के लिए फिर, है ना, क्या है, विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं आती हैं। समझ में आ रहा है? तो 2 नंबर में आएगा मानसूनी पवन क्या है। अब लिख लोगे ना, अपने को बेटर अच्छा लिखना है। समझ में आ रहा है? कुछ भी थोड़ी 10वीं बुक में भी दिया उसी लिख देना, थोड़ी नंबर देगा। मतलब अच्छा लिखोगे तो आपको 2 में 2 मिलेगा। ठीक है, दूसरों से आगे निकलना है तो अच्छा लिखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मिलता है 2 में 2, 2 में 2 मिलता है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में यही फायदा है कि उसमें कभी कभी 2 में 2 मिल जाता है। ठीक है, और 8 वाला लिखोगे तो आपको 4, 5, 6 इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, बट 2 में 2 मिलता है, एकदम मिला ही है। मैं कई ठो पेपर मिला ही हो, क्योंकि मेरा नंबर 123, 124 नंबर तक गया हूँ, मतलब मेरे को मिला होगा ना 2 में 2। ठीक है, साइंस में मिलता है सीधे सीधे, साइंस में मेरे को 118 नंबर भी मिल चुका है। हो गया। अब देखो इसकी ना, अब सेकंड टॉपिक हेडिंग डालोगे उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, ठीक, इसमें 2 टाइप के सिद्धांत पढ़ने हैं, है ना। 2 टाइप का सिद्धांत है, 2 सिद्धांत पढ़ने। ठीक, एक सिद्धांत तो बोलते हैं तापी संकल्पना, तापी संकल्पना का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं जेट स्ट्रीम संकल्पना का सिद्धांत। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, तापी संकल्पना का सिद्धांत। तापी संकल्पना भी बोल सकते हैं, ये परंपरागत विचारधारा है। ठीक है, मतलब पुराने लोग जो मानते थे वो है। समझ में आ रहा है? तो अब हेडिंग क्या दोगे? पहला हेडिंग देना तापी संकल्पना का सिद्धांत। अब बेसिक को अच्छे से समझना है। ठीक है, इससे बहुत काम आएगा, है ना। इसी को चीर सम्मत सिद्धांत या फिर क्लासिकल सिद्धांत भी बोलते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब इस तापी संकल्पना सिद्धांत का कुछ बेसिक चीज को याद रखना है आपको, मैं बताता हूं। ठीक है, उस बेसिक कंसेप्ट को उसी के हिसाब से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या याद रखना है आपको? पहली बात यह याद रखना है कि जो पवन है, मतलब वायु, सदैव उच्च वायु दाब से क्या होती है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पवन हमेशा हाई प्रेशर से किधर जाती है, ये इस बात को याद रखोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसके बाद दूसरी विशेषता ये याद रखना हो गया नोट यहां तक, कि वाष्पीकरण की दर क्या होती है जब अधिक होती है? तो टेम्परेचर अधिक होगा कि कम होगा? वाष्पीकरण से तापमान में कमी आएगी कि वृद्धि होगी? तापमान में क्या होगी? टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना कि जब टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? वेपराइजेशन समझते हो ना? वाइब्रेशन क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन तो बोलते हैं ना, वेपरेशन, है ना। हाँ, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा तो पानी ज़्यादा गर्म होगा और वो ऊपर उठेगा। ठीक है, तो उसकी दर क्या होगी? बढ़ेगी ना। और पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी ना जी। जैसे जल है, कोई तालाब है, गर्म हो रहा है, गर्म होकर पानी ऊपर उठ रहा है, तो उसका पानी कम हो रहा होगा ना, है ना। पानी कम हो रहा होगा, और इसी से क्या होगा? तापमान में भी क्या होगी उसकी? अरे तापमान में भी कमी होगी ना, कमी होती जाएगी। अरे जैसे जैसे वाष्पीकरण होगा तो टेम्परेचर कम होते जाएगा ना उस पानी का। होता है कि नहीं होता? अरे पानी गर्म करते ऊपर उठता, धीरे धीरे पानी ठंडा होता है कि नहीं होता, कि वो एकदम और गर्म होते चले जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि उससे पानी का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब पानी कम हो गया तो दाब क्या होगा? प्रेशर अधिक होगा ना।
ठीक है, क्योंकि आयतन कम होता जा रहा है पानी का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे से एक कंसेप्ट क्या निकला कि ताप और दाब के बीच कैसा संबंध है? इनवर्स। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये है। ठीक, अब देखो, अब इस पे एक चीज़ और याद रखना, आप लोग नोट करते चला ना, इससे ये सब चीज़ें क्या होगी, काम आएगी बात की आपको कभी पढ़ने के लिए। ग्रीष्म ऋतु वाला कंसेप्ट है और एक क्या है, शीत ऋतु। ठीक है, अब देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जली भाग, मतलब मैं कोई जलीय क्षेत्र को ले लेता हूं, तालाब नदी जो भी है। ठीक, तो जली भाग में सूर्य तप या सूर्य ताप अधिक होगा। ठीक, मतलब वहां पे सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, मतलब वहां का टेम्परेचर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो इस कंडीशन में वाष्पीकरण अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा, है ना, वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा। अब वाष्पीकरण अधिक हो गया है, ठीक है, तो शीतलन की प्रक्रिया कम होगी कि अधिक होगी? अरे है ना, हाँ, मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया अगर अधिक होगी तो शीतलन की प्रक्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी। जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ज़्यादा ठंडा भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, इससे तापमान क्या होगा, इससे तापमान क्या होगा, कम होगा ना। अरे इसको अच्छे से समझ लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे मानसून पढ़ना। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा ना, शीतलन होगा तो पानी का टेम्परेचर क्या हुआ, कम होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, उच्च वायु दाब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पे कैसा बन गया, हाई प्रेशर। समझ में आ रहा है ना कि जैसे ये कोई, मैं मान लेता हूँ कि ये जल है, ठीक है, क्लियर है? जल पे क्या है, टेम्परेचर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, स्थल मंडल का टेम्परेचर क्या होगा, ये स्थल और ये क्या है, जल। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, समझ में आ रहा है ना? स्थल मंडल गर्म रहेगा तो वहाँ पे निम्न वायु दाब का केंद्र बनेगा, जबकि जल मंडल का क्या है, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया ना, तो वहाँ पे क्या बन गया है। ऐसा कब होता है, ग्रीष्म ऋतु। समझ में आ गया? नहीं समझ, उल्टा हो गया क्या दिमाग? उसी को तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि ग्रीष्म ऋतु में जलीय भाग में जब सूर्य की किरणें अधिक पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ का पानी गर्म हो गया, है ना। अब गर्म हो गया तो ऊपर उठेगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। जैसे जैसे वाष्पीकरण होगा तो शीतलन की प्रक्रिया भी तो होगी ना, पानी ठंडा भी तो होगा। जब पानी ठंडा होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। समझ में आ रहा है? इसकी तुलना में स्थल मंडल गर्म है अभी, इसलिए वहाँ पे क्या बन गया, आ गया समझ में? ठीक है, इसको समझोगे जब समझ में आएगा। जिंदगी में कुछ करना है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जलीय भाग का यहाँ पे सूर्य तापमान क्या होगा, ठीक, शीत ऋतु में देखो सूर्य ताप क्या होगा, कम होगा, जस्ट अपोजिट करते जाना इसमें। तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। शीतलन की प्रक्रिया क्या होगी, कम होगी। इससे यहाँ का तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आ रहा है? इधर पूरा इधर उधर से नहीं हो रहा है, एकदम दिमाग लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो इससे टेम्परेचर क्या हो गया, अच्छे लोग, मेरे को 5 साल बाद मानसून समझ में आया था भाई। ठीक है, जब मैं पढ़ना चालू किया था। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक, इसको भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसको क्या बना देता हूँ, जल, और इसको क्या बना देता हूँ, स्थल। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कहाँ है, अधिक है, तो यहाँ पे अभी क्या बन गया, जलीय भाग में लो प्रेशर बनेगा ना। ठीक, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, यही है तापी संकल्पना, है ना। इसको मैं अभी और बता रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ जब तक नहीं समझ में आएगा, ये कंसेप्ट समझ में आपको नहीं आएगा। हो गया? साथ साथ लिखते चला करो ना, साथ साथ लिखोगे तो दिमाग में बैठते जाएगा, ऐसे में फिर भूलते चले जाओगे। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 चीज़ें और हैं, उधर लिखना था बट मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग उधर लिखोगे। ठीक है, उधर लिखना। ठीक, इसमें एक चीज़ और है, दाब प्रवणता। क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता मतलब प्रेशर
क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। प्रवणता को बोलते हैं ना, ग्रेडियंट बोलते हैं ना, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो दाब प्रवणता मतलब ये होता है कि किन्हीं दो स्थानों के वायु दाब में अंतर से, ठीक है, किन्हीं दो स्थानों के वायु दाब में अंतर ही क्या है ना, वायु दाब प्रवणता। समझ में आ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट समझ में आ रहा है, किन्हीं दो स्थानों के वायु दाब में अंतर को लेते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कि कोई एक स्थान मान लो कि A है और एक क्या है, B है, इसका वायु दाब मान लो कि 700 किस में लेते हैं, मिलीबार में लेते हैं ना, ठीक है। और इसको कितने ले लिए, 400 मिलीबार। तो किसका अधिक, A का अधिक है और इसका कम है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही क्या है, दाब प्रवणता, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। अब इससे पवन कैसे चलेगी, उच्च से कैसे चलेगी, उच्च से निम्न की ओर चलेगी ना, ठीक है। वायु कैसे चलेगी, उच्च से निम्न की ओर तो चलती है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि उच्च से कैसे चलेगी, ठीक। तो मतलब पवन की दिशा यहाँ पे A से कैसे होगी, B की ओर होगी। आ रहा है समझ में। तो ये किसके कारण चेंज हो रहा है, वायु दाब प्रवणता के अनुसार चेंज होता है। पवन की जो दिशा है वो किसके अनुसार चेंज होती है, वायु दाब प्रवणता के अनुसार। एक स्टेटमेंट डाल देगा मानसून में, ठीक है, कि पवन की दिशा वायु दाब प्रवणता के अनुसार चेंज होती है कि नहीं होती, तो क्या होगा, होती है ना। तो वायु दाब प्रवणता के अनुसार पवन की दिशा चेंज होती है। समझ में आ रहा है, वायु दाब प्रवणता के अनुसार पवन की दिशा क्या होगी, चेंज होती है, ठीक। ये चीज समझ में आया, ठीक है, हो गया यहाँ तक। साथ साथ लिखते चलो, तो सब भूल जाओगे, जल्दी जल्दी लिखो। कितना टाइम हो गया, 5 बजे ना, मतलब आज ये टॉपिक हो जाएगा अपना, 7 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, आपका बेसिक क्लियर होगा तो ही आप लिख पाओगे। समझ में आ रहा है, मेरे को भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन बेसिक क्लियर होगा तो मैं लिख लूंगा, इतना पता है, इसलिए मैं इसको इतना कंसेप्चुअली जाके बता रहा हूँ ना, ठीक। हो गया यहाँ तक। अब देखो, इसके बाद एक और चीज को याद रखोगे आप लोग, उधर लिखना ना इसको, ठीक है। क्या लिखोगे कि पृथ्वी, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, मेरे उधर नहीं दिखेगा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, ठीक। और अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर घूमती है ना 24 घंटे, रोटेशन, ठीक है। समझते हो ना, रोटेशन मतलब अपना अपने अक्ष पर घूमना, और रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए सभी जगह का तापमान क्या है, हमेशा समान रहता है। समझ में आ रहा है कि एक ही जगह पे सूर्य की किरणें केंद्रित नहीं, समझ में आ रहा है। जिससे क्या हो जाता है कि सूर्य की जो आभासी किरणें हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें चेंज नहीं हो रही है, सूर्य कांस्टेंट है, ठीक। बल्कि पृथ्वी क्या है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सूर्य की किरणें उसी से क्या हो रही है, कभी उत्तर की ओर कभी दक्षिण की ओर, तो उसको बोलते हैं कि सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण होता है ना। समझ में आ रहा है, सूर्य की किरणों का क्या होगा, आभासी स्थानांतरण होता है। सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अभी स्थानांतरण कैसे होता है, इसको मैं बताया था ना कि ये 23.5 डिग्री मान लो कि अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। समझ में आ रहा है ना। अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इधर नीचे वाले को मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा, और इधर वाले में क्या बोलेंगे इसको, मकर रेखा वाला 23.5 डिग्री, ठीक। समझ में आ रहा है। तो एक बार उत्तर की ओर जाएगी और एक बार दक्षिण की ओर, तो उसको बोलेंगे उत्तरायण और उसको बोलेंगे दक्षिणायन। मतलब जहाँ से विषुवत रेखा से इधर आभासी स्थानांतरण एक बार होगा और एक बार इधर होगा। आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था इस संकल्पना को समझने के लिए, ठीक। अगर इस सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लिए हो, ठीक है, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे वहाँ। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना।
सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, ठीक, मिल गया तो किस्मत अच्छी है, बट मेरे को नहीं लगता कि इस टॉपिक से सीधा क्वेश्चन पूछेगा वो। मिटा दूँ ये। तो अब यहाँ से ये बेसिक चीज़ें खत्म हो गई इसकी, ठीक। अब ये याद रखना कि जो तापी संकल्पना का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन, अब हेडिंग करोगे, ठीक है, मेन की इसमें पढ़ना क्या था, ठीक है, वो समझ में आ गया ना बेसिक चीज़ उसका, ठीक। तो इसके जो प्रतिपादन है, अब हेडिंग करोगे, इसमें लिखोगे कि इसके प्रतिपादन, क्या नाम था, एडमंड हेली, ठीक है, किसने किया है, एडमंड हेली ने इसका प्रतिपादन किया। क्लियर है, ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि मानसूनी पवनों के उत्पत्ति से संबंधित, यही है ना, उसी से संबंधित सिद्धांत है ना ये, मानसूनी पवनों के उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना के अनुसार, संकल्पना, कौन सा संकल्पना है ये, तापीय संकल्पना के अनुसार, ठीक है। एक तो ग्रीष्म ऋतु है ना, इसको एक बांटोगे किसमें, ग्रीष्म ऋतु में, और दूसरा किसमें बांटोगे, शीत ऋतु में। यहां तक लेके आओ, ठीक है। और ऐसे ही लिखना ना, ताकि तापीय संकल्पना का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था एडमंड हेली ने, ठीक है। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति से संबंधित इस तापीय संकल्पना सिद्धांत में दो चीजों को देखना है, ठीक, एक ग्रीष्म ऋतु में देखना है और एक शीत ऋतु में देखना है ना। आ रहा है समझ में, बोर तो नहीं लग रहा है, बोरिंग टॉपिक नहीं है ये, है ना, ठीक है। वो तो तुम लोग 4-5 जन हो, ज़्यादा लोग रहते तो मैं और अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। सारे लोगों को बोलता हूँ और भीड़ बढ़ाओ, ठीक। हाँ, क्या बोले, मेरे को बोर लगता है ज़्यादा कम जन में, ठीक है, पढ़ाने में। भले मैं मत दे फीस, लेकिन सब लोग आओ पढ़ने के, मेरा संकल्पना यही चलता है, ठीक है, हमेशा। अब मैं जहाँ पे भी गया हूँ सब जगह 50-60 बच्चे रहते थे, यहीं पढ़ाता था, तो हॉस्टल वाले आते थे शुरू में, तो हॉस्टल का पूरा भीड़ रहता था, तो अच्छा लगता था, 40-50 बच्चे रहते थे वहाँ। हाँ, नहीं होते थे भैया हॉस्टल में शुरू में, हॉस्टल वाले नहीं हो, हॉस्टल वाले 1-2 लोग बस आते हैं बेचारे लोग, ठीक, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु में देखोगे कि सूर्य की लंबवत, अब यहाँ पे लिखो, इसमें लिखना ना, सूर्य की लंबवत, और इसी को लिखना भी है मेंस में, है ना, अगर आएगा तो प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी। सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण, आभासी किरणों का स्थानांतरण कहाँ होगा, विषुवत रेखा के उत्तरायण होता है, ठीक है। कहाँ होता है, विषुवत रेखा के उत्तरायण होता है, उत्तर की ओर, ठीक है, हाँ, नॉर्थ की ओर, ठीक। क्लियर है ना। ऐसा है जैसे अपना, तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की ओर, समझ में आ रहा है, ठीक। तो उत्तरायण होगा, इसका प्रभाव यहाँ होगा कि, इसका प्रभाव यहाँ होगा कि, ठीक है, भारतीय महाद्वीप का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, महाद्वीप का तापमान क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। क्लियर है, भारतीय महाद्वीप का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। पता है ना भारत अपन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। साथ ही बैकल झील सुने हो, बैकल झील, बैकाल झील, ठीक है ना, कहाँ पे है, कहाँ पे है बैकाल झील, खोज के आना कहाँ पे है, हाँ, एशिया महाद्वीप के बैकाल झील, बैकाल झील भी अपने उत्तर में, मतलब यहाँ पे है, यहीं कहीं पे, ठीक है। देखना कहाँ पे है, सबसे गहरा भाग है पूरे विश्व का, बैकाल झील, ठीक है। तो बैकाल झील हो गया, ठीक, मतलब बैकाल झील के निकटवर्ती क्षेत्रों में, ठीक। इसके अलावा पाकिस्तान के क्या बोलते हैं, पेशावर व मुल्तान वाले क्षेत्र, ठीक, क्लियर है, ठीक। इन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा,
हाँ हाँ, तापमान में वृद्धि से कौन से वायुदाब का केंद्र बना? निम्न। अरे निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा ना भाई। टेम्परेचर जब अधिक है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। अभी कहाँ पे बना है ना? उत्तर वाले में। ठीक, अब इसके नीचे में देखो, ये है हिंद महासागर, है कि नहीं? अरे भारत के नीचे है ना हिंद महासागर, ठीक है। तो विषुवत रेखा के उस पार भी क्या है? हिंद महासागर है पूरा। तो हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, ठीक है, के निकटवर्ती प्रदेश, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के निकटवर्ती प्रदेशों में, ठीक है, टेम्परेचर अधिक होगा कि कम होगा? ठीक, टेम्परेचर कम होगा कि अधिक होगा? टेम्परेचर कम होगा ना, क्योंकि अपन क्या है, उत्तरायण हो गए, सूर्य की किरणें उधर हो गई लंबवत, तो उधर टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो गया ऊपर, और इधर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होगा ना। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होगा टेम्परेचर? समझ में आ रहा है ना? ये हिंद महासागर है और इधर पूरा प्रशांत महासागर है, पता है कि नहीं? ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो गया है ना? प्रदेश में तापमान क्या हो गया? तापमान में क्या हो जाएगी? कमी। अब टेम्परेचर कम हो गया है, इस कारण यहाँ पे कौन से वायुदाब का विकास हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बन गया? आ गया समझ में? ठीक है, चीज़ें आ रही है समझ में? दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? क्या चल रहा है दिमाग, ये अपन किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ठीक, एक तो ये डायग्राम बना लोगे, वहीं पे तो चीज़ें और आसान लगेंगी। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाना है। हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग इधर थे तो यहाँ पे टेम्परेचर उत्तर की ओर अधिक हो गया था, इसलिए क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया ना। और नीचे की ओर यहाँ पे क्या बन गया? हाई प्रेशर हुआ। ठीक है, आ गया समझ में सबको? यहाँ तक आया ना समझ में? हाई प्रेशर हुआ तो हवाएं कैसे चलेगी? चल रही ना। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू करना है ना, आगे कंटिन्यू करके लिखना। ठीक है, मैं इधर लिख दूँ, है ना? तो कि उष्ण आर्द्र पवन, उष्ण आर्द्र पवन, है ना? ठीक है, जली उच्च वायुदाब है, जली क्षेत्र है, जली उच्च वायुदाब की पवन, ठीक है, निम्न वायुदाब में क्या करती है? निम्न वायुदाब में क्या करेगी? प्रवेश करती है। आगे समझ में यहां तक आया? है ना? कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई मान लो कि जली पोर्शन है, ये जली भाग है ना, जली भाग है। ठीक, यहीं पे हो गया उष्ण आर्द्र क्षेत्र हो गया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, सतह से जो जल, मतलब सतह की तुलना में जल का जो ऊंचाई है वो क्या होगा? कम होगा ना। ठीक, सतह की तुलना में जल की ऊंचाई क्या है? कम है। अब जैसे जैसे उष्ण आर्द्र जो पवन है ऊंचाई बढ़ते जाएगा तो टेम्परेचर में क्या आ जाएगा? कमी आएगा। अब टेम्परेचर में कमी आएगी ना तो, है ना, सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती? बढ़ जाती। मतलब उनकी नमी धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ये पवन गर्म हो रही है, गर्म होकर ऊपर उठ रही है तो उनकी आर्द्रता क्या हो रही है? ठीक, बढ़ गई ऊपर जाके। ठीक, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी और वहीं पे संघनन बढ़ जाएगा। ठीक है, संघनन बढ़ जाएगा जिससे क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा, और वही बादल बाद में क्या है? जल बूंदों के रूप में बरसक रहा है। ठीक, तो ये यहाँ से ये वाला कंसेप्ट बना, समझ में आ रहा है? शीत ऋतु में ये कंसेप्ट बना। आ गया समझ में? जैसे कि सॉरी, ग्रीष्म ऋतु। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर उत्तरायण में थे, तो जब लंबवत पड़ेगी किरणें तो बढ़ेगा नहीं करता। अरे तो भाई हम लोग उत्तर की ओर चले गए हैं ना, जैसा तू सोच रहा है ना, उतना पास नहीं है हम लोग। समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ पे है? बैकल झील इधर है रूस की तरफ,
ठीक है, और इधर का टेम्परेचर ऊपर का हाई हो गया, क्या टेम्परेचर अधिक हो गया तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, और हिंद महासागर का जो डिफरेंस इतना कम नहीं है कि वहाँ पे प्रभाव, भाई नीचे है, वो विषुवत रेखा के नीचे है हिंद महासागर, ठीक है कि नहीं, समझ में आया? तो यहाँ तक इसने ब्रेक किया ग्रीष्म ऋतु में, ठीक। अब शीत ऋतु में मिटा दूं, ये पूरा हो गया ना, मिटा दूं पूरा, यार इसको क्यों मिटा दिया मैं। अब शीत ऋतु में देखो, चलो ठीक, ये ग्रीष्म ऋतु का कंसेप्ट था। अब दूसरा वाला लिखोगे शीत ऋतु। अब दूसरा वाला देखो शीत ऋतु में क्या होगा, ठीक। तो शीत ऋतु में अब क्या होगा, देखो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं अब उनका क्या होगा, दक्षिणायन होगा। सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का क्या होता है, दक्षिणायन होता है, ठीक है। सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का क्या होगा, यहाँ पे दक्षिणायन होगा, ठीक है। अब देखो सूर्य की किरणें कहाँ थी, अब देखो यहाँ पे ये किरणें अब इधर किधर आ रही, इधर आ रही है। आप लोग को पता है कि नहीं पता, 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत होती है, ये पता है, ठीक। और 21 मार्च है कि 23 मार्च है, 23 मार्च, 23 मार्च पक्का ना, तुम लोग गलत करवाओगे। 21 मार्च नहीं, वो डेट पूछ रहा हूँ मैं, 21 मार्च है कि 23 मार्च है। दो बार यहाँ पे विषुवत रेखा पे लंबवत होती है, एक मार्च में और एक सितंबर में, और यहाँ पे होती है दिसंबर में, ठीक है। तो ये बताओ कि 21 मार्च है कि 23 मार्च है, हाँ 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा जो डेट है जहाँ पे विषुवत रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। और 21 मार्च को जून में कर्क रेखा में, और 22 दिसंबर को कहाँ होती है, मकर रेखा में, ठीक। तो हम लोग अभी 21 मार्च से उत्तरायण हुआ था 21 जून तक, अब 23 सितंबर के बाद इसका क्या होगा, ठीक। तो किरणें क्या हो रही हैं, अब दक्षिण की ओर आ रही ना, तो दक्षिण की ओर आएगी तो इसका प्रभाव यह होगा कि भारतीय महाद्वीप में टेम्परेचर क्या होगा, हाँ हाँ भाई विषुवत रेखा से ही होगा, ठीक है। भारतीय महाद्वीप का तापमान क्या होगा, कम हो गया टेम्परेचर। अब समझ में आ रहा है, फिर एक डायग्राम बना के इसको समझना है, ठीक। अब यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया, मतलब ऊपर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, ठीक है। और नीचे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। अब हवाएं कैसी आएगी, ऐसे चलेगी ना जी, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून, है ना, यही क्या कहलाता है, लौटता हुआ, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रिट्रीटिंग मानसून ना, ठीक है। लौटता हुआ मानसून या फिर मानसून का निवर्तन बोलते हैं ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं। ये था तापी संकल्पना, समझ में आ रहा है। अभी मैं लिखवा के चले जाता तो कुछ समझ में नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है, फिर घर जाते फिर और 10 लोग मेरे को गाली बकते हैं, है ना, कि क्या क्या पढ़ाए, फालतू आग पढ़ाए, इसलिए मैं पूरा इसको बता दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो तापी संकल्पना आएगा तो लिख लोगे ना आप कि ग्रीष्म ऋतु में क्या हुआ था और शीत ऋतु में क्या हुआ था, इन दोनों बस को आपको इसमें लिखना है। हाँ वो लास्ट में मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, पूरा पढ़ा देता हूँ फिर करवाऊँगा, हाँ उसी से बनता है सब, ठीक है। आगे पूरा पढ़ा देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कर लोगे ना आप, तापी संकल्पना को लिख लोगे, ठीक। अब इसकी आलोचना होती है, किसकी आलोचना हुई, तापी संकल्पना की आलोचना कि इसने भाई हिमालय को महत्व ही नहीं दिया, हिमालय के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया, ठीक है। पहला क्या लिखोगे कि हिमालय और तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत का पठार का ऊंचाई इतना है कि कई ठो पर्वत लोग पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो तिब्बत का पठार और हिमालय का क्या किया इसने, उसका कुछ भी मतलब बताया नहीं, मतलब उसके अवरोध को नहीं बताया, ठीक है, के अवरोध को बताया नहीं, इस कारण इसकी आलोचना हुई, ठीक है ना। तिब्बत जो क्या है मालूम है, तिब्बत की जो उच्च भूमि है वो उच्च तापी यांत्रिक प्रभाव रखती है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है हमेशा, है ना, ठीक। अधिक ऊंचाई होती है ना, मतलब टेम्परेचर उतना ही क्या है, अधिक होता है, ठीक। तो वहाँ पे टेम्परेचर का खेल है, अभी मैं समझ में आएगा आगे, जेट स्ट्रीम वाले में कवर अप कराता हूँ उसको, ठीक। मतलब तिब्बत की जो उच्च भूमि है उसके महत्व को भी इसने नहीं बताया,
समझ में आ रहा है, और हिमालय को भी नहीं बताया। और फिर तीसरा ये कि इसने जेड स्ट्रीम के प्रभाव को भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया था। जेड स्ट्रीम के प्रभाव को भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया। दो चीज पता चल गया कि जेड स्ट्रीम के प्रभाव को भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया। ठीक है, समझ में? दो बातों से इसकी आलोचना हुई। अब इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कौन सा कंसेप्ट आया? जेड स्ट्रीम संकल्पना। इसी को आधुनिक विचारधारा या मॉडर्न, ठीक है, विचारधारा बोले। ठीक है, जेड स्ट्रीम की संकल्पना आई। ठीक है, अब इस जेड स्ट्रीम की जो संकल्पना है इसके प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो जेड स्ट्रीम की संकल्पना का प्रतिपादन दो लोगों ने किया। एक तो एन करके कुछ नाम है, ठीक है, और एक का नाम था पी कोटेश्वरम स्वरम। ठीक है, ये भारतीय मौसम वैज्ञानिक थे। ठीक है, दो लोग दिए थे इस विचारधारा। ठीक, कहाँ थे भाई? क्लास तो बताया था ना 4 बजे करके, नहीं बताया कोई? नहीं भाई, कल आया था क्लास? कहीं इसीलिए नहीं पता, कल तो बताया था। डेली आना है क्लास? जॉब करते हो क्या? तो डेली आना है ना यार क्लास। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग प्लीज दुखी हो के नहीं आते हो, क्लास समझ में नहीं आता। हो गया? तो ये हमारा तापी संकल्पना का सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक करूँ? ठीक है, पानी वानी पी लो, उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे।